बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस प्रोग्राम की शुरुआत मॉर्निंग में हुई, उसे ही कहा कि सुबह टोन सेट हो गया था, एक मॉडल आया कि कुछ चीजें इतनी ही करते रहिए तो इलेक्शन जीतते रहेंगे। देशपांडे साहब ने सुबह इशारा किया कुछ चीजों का और कुछ सीटों का हवाला दिया। उसी तरीके से शाम आते आते वर्मा साहब ने एक और मॉडल दिया। मैं फिर भी मानता हूं कि अगर एक दो मॉडल इतने ही कारगर होते तो फिर क्या बात थी इतनी बड़ी गैदरिंग की और चर्चा की। हर जगह एक्सेप्शंस हैं। सुभाष सर ने कुछ लोगों के नाम लिए, हम लोग की बैठकर सोच रहे थे, वाकई में एक्सेप्शंस हैं जो ऐसे करते हैं, लेकिन ये पूरा रूल तो नहीं है। उसी तरीके से आगे आते मैं सेशन को ओपन करूं। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन हो गए हैं। सिर्फ दो बात को कहते हुए कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो क्या एक तो हमारा जो बड़ी जनता है, जो बड़ा चंक पॉपुलेशन का है इस प्रोस्पेरिटी के समंदर में, उसकी मुश्किलें इतनी है कि आसान होगी कि वो अपनी मुश्किलों को भूल गया या उसने अब किसी से उम्मीद करना बंद कर दिया है। इसलिए वो ये उम्मीद तो करता ही नहीं है वोट देने के टाइम की उसकी समस्याओं का समाधान होगा या नहीं, बल्कि उस वक्त उन मुश्किलों को सोचते हुए जिसको उसने दबाने की ये तो काउंटेड ही नहीं है, अब उसे उस वक्त वक्ती तौर पर सोचता है कि किन इमोशंस के साथ आपने उसके खेल लिया, क्या इमीडिएटली उसको गेन मिल गया, क्या ये एक सवाल है कि जिस पर वोटर मोबिलाइजेशन बड़े हद तक टिका हुआ है। दूसरा एक छोटा सा मैं जरूर सवाल साथ में और रखता चलूं कि क्या ऐसा कभी होता होगा, आज नहीं, बिल्कुल हमारी पहले इलेक्शन से लेकर अब तक, अब मैं सोच रहा हूं कि क्या कभी ऐसा हुआ किसी पॉलिटिकल पार्टी में कि जब वो टिकट दे रही हो तो उस इलाके की कास्ट रिलीजन के कॉम्बिनेशन को ना देखा हो। हम कितने ही कहते रहे कौन कास्ट और रिलीजन की बात करता है या नहीं करता। क्या कभी भी कोई पार्टी टिकट देते हुए उस इलाके की कास्ट रिलीजन इस तरह की कंपोजिशन को ध्यान में रखती है या नहीं रखती टिकट देने से पहले? अगर ये रखती है तो तब शायद मोबिलाइजेशन का दायरा एक सीमित हो जाता है, जिसको हम कह रहे हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। ऊपर का खेल बचा है, नीचे तो एक ऑलरेडी बेस स्ट्रक्चर है, अब उसके ऊपर थोड़ी सी डोमेन बची है, क्या उस पर हमें खेलना है। ये कुछ सवाल है जो मैं चाहूंगा कि आप आगे चर्चा में भी आए, हमारे साथी भी उस पर कुछ जवाब देंगे, क्योंकि बात तो बहुत होती है कौन कास्ट की बात करता कौन नहीं करता, लेकिन मुझे लगा कि मैं सोशल वर्क का छात्र हूं, विद्यार्थी हूं, मुझे नहीं पता कि राजनीतिक इसमें कितनी अहमियत है। बहरहाल इन सवालों के साथ, इन थोड़ी सी बातों के साथ सेशन ओपन है और मैं चाहूंगा जो भी साथी पहले जिसने हाथ उठाया पहला माइक उनके पास। हाय, अमित फ्रॉम पॉलिटिकल संपर्क। पहले मेरा क्वेश्चन है, उससे पहले 10 मिनट टिप्पणी की। अगर अभी तक लास्ट 10 सालों में देखें, अगर पार्टी के पास वेव है तो अगर उसका सिंबल है तो किसी को भी टिकट दिया जा सकता है, जिता सकते हैं। यूसुफ पठान से लेकर तमाम पर एग्जाम्पल है कि गुजराती को बंगाल से लड़ा दीजिए, कहीं से भी लड़ा। बीजेपी ने करंट महाराष्ट्र से टिकट दिया पीयूष गोयल जी को, तो आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर खुशबू से कि आपने जो स्टडी किया, रिसर्च किया, वुमेन इन पॉलिटिक्स एंड वुमेन लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, सो अपॉर्चुनिटी, अगर मैं कहूँ कि कितने वुमेन एआई इंजीनियर्स हैं इंडिया में, कितने एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं इंडिया में, कितनी वुमेन स्पोर्ट्स डॉक्टर है, अगर ये करूँ, और दूसरी तरफ करूँ कि कितनी वुमेन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कितने वुमेन अब टेक सेवीज हैं, कितने हेल्थ केयर वर्कर्स हम देखते हैं, मोस्टली वुमेन इंटरेस्ट देखती हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एबीसी कोई भी हो, जो अपना वोटर मेंबरशिप ड्राइव चलाती है, तो कितनी, सवाल ये होना चाहिए कितनी महिलाओं ने उस मेंबरशिप ड्राइव में पार्टिसिपेट किया। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंपेन जब नीचे ग्राउंड लेवल पे जाती है तो कितनी औरतों ने शक्ति केंद्र पे, मंडल स्तर पे पार्टिसिपेशन किया। मतलब सवाल ये है कि टिकट मिलना है, टिकट मिलना अगर रिप्रेजेंटेशन का खेल है, तो व्हाई नॉट वुमेन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग एंटायर 5 ईयर ऑफ प्रोग्राम, जहां पे वो शक्ति केंद्र से लेके मंडल स्तर तक मेंबरशिप मांगने में। ऐसा अगर किसी, लेट्स सपोज वी आर इन हैदराबाद और लेट्स सपोज इन साउथ दिल्ली, अगर वहां की 60% भाजपा कार्यकर्ता अगर महिला निकल जाए, तो किसी पार्टी की मजाल है कि वहां से टिकट किसी पुरुष को देते हैं।
ये सवाल एकेडमिया को अब जवाब देना चाहिए कि केवल पॉलिटिक्स के लीडर्स पे ही टेबरा क्यों किसी की हिम्मत आज हर पार्टी अब अटेम्प्ट ले रही कि जनरल सीटों से रिजर्व कैंडिडेट्स को उतारने की शुरुआत होगी, क्योंकि अगला अब डिकेड रिप्रेजेंटेशन का खेल है, ठीक है। वुमेन अगर है तो क्यों नहीं एकेडमिक क्लास और पेपर पब्लिश करती कि कितना डेटा है कि मेंबरशिप ड्राइव में वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। ये सवाल पूछा जाए औरतों से कि क्या आप उनके शक्ति केंद्र पे 5 साल गई कि नहीं गई। तो इन सब के सवालों पे अभी तक एकेडमिक में आप लोगों ने चर्चा शुरू की है, पेपर पब्लिश किया, तो वी लव रिजल्ट इन दिस और सवाल थोड़ा से इतने रहें कि वो जवाब दे पाए। नंबर टाइम नहीं है। देखो सवाल तो नहीं है, खुशबू ने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया था कि 4 ही चेहरे क्यों हैं इस पोस्टर पे। तो मैं बता दूं कि मेरे लिए चैलेंज था कि उनका कंसेंट लेना। 11 विमेन कंसल्टेंट्स ने नो किया और जब 4 ने हाँ किया तो मुझे कम से कम पहले ये 4 भी नहीं हो रहे थे, कितने मुश्किल हुई। That the last minute, I was very happy when Priya said yes, the Vasudha came, then Isha और आपने ये कहा था, I was very happy, at least representation is there. Otherwise 11 more were invited, I was bearing everything, but somehow with some other challenges they didn't come. But they are very active, they are doing great work. Secondly, नेक्स्ट हम लोग जो कर रहे हैं कि दैट विमेन पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स पे मेरा प्रोग्राम है, वेयर यू विल सी ओनली विमेन, नॉट वन सिंगल मैन विल बी देयर इन दिस। थैंक यू। कोई सवाल नहीं था So, it was a long question. If I understood it correctly, you were trying to say that women are lesser in other domains, other walks of life as well. Why are we not raising questions on that? I would slightly like to disagree with you. We are raising questions on the same. So, if there is a certain feminization of labor in certain industries, that's also a concern for academia, and we are also reflecting on that. Will drop. My question is just asked about the political ticket कि वुमेन को ही टिकट क्यों नहीं मिलता मेंबरशिप। हाँ, कार्यकर्ता क्यों नहीं है ग्राउंड? एग्जैक्टली। कार्यकर्ता क्यों नहीं है? सीधा हाँ, सीधा तो actually कार्यकर्ता पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर? So actually वो भी वही understanding है कि जो आपको मैंने प्रेजेंटेशन के टाइम भी बोला कि पार्टी रैंक में हर लेवल पे आपको महिलाएं कम दिखती हैं। वो कम इसलिए दिखती है, बहुत सारे रीजंस हैं, बट हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें फॉर एग्जांपल एक सर्टेन सोशलाइजेशन है, एक सर्टेन इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस है। सो मैं किसी से बात कर रही थी दिल्ली में, तो उनसे मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं मतलब जाते हो, आप क्यों उस रैली में पार्ट नहीं लेते हो? तो बोले जाते तो हैं पर 5 बजे तक वापस आना है क्योंकि शाम का खाना बनाना है। So for example, caregiving is a very gendered role. So even if you are an MLA or you are an MP, you have to go back and do that. आपको छोटा पिक्चर एग्जाम्पल देखो, गंगा आरती में अभी lot of questions were asked that आपको गंगा आरती के लिए स्पेसिफिक आइकन बनाया है, आप क्यों नहीं जाती हैं? She had the same question, I have to go back. So basically politics, economy, work becomes secondary jobs which are supplementary for women. The primary responsibility is always considered to be within the 4 walls of domesticity, which I'm not saying is only something that is imposed on them, but it's also something that they internalize and socially conditioned. Two more panels want to answer this question. I think 2 किताबें हैं, वो उस पे आप you can find some answer to this question. एक किताब है कांचन चंद्रा की डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज, उसमें वो ये कहती है कि जहाँ पे डायनेस्टिज्म का क्रिटिसिज्म होता है कि अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, बस जो विमेन डायनेस्टी से आती है उनके लिए एक पॉलिटिक्स में एक अपटेक होता है या फिर एक एडवांटेज हो जाता है। तो दैट इज वन बुक व्हिच टॉक्स अबाउट वुमेन। और जो कार्यकर्ता वाला क्वेश्चन है वो रागिनी पीढ़ी की किताब है विमेन्स ऑफ शिवसेना पॉलिटिकल मेट्रोनेक्स करके, उसमें भी उन्होंने बताया कि कुछ पार्टी होती है जिसमें विमेन ज्यादा प्रखर रूप से कार्यकर्ता के रूप में भी इवॉल्व कर पाती है, डिपेंड्स ऑन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर व्हिच एक्चुअली अलाउ वुमेन टू टेक पार्ट, राइट। दूसरा पॉइंट है उसका जो जवाब ये भी है कि विमेन को सिर्फ विमेन सेल का ही हेड क्यों दिया जाता है, या फिर एक मुसलमान
पॉलिटिशियन को सिर्फ माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है, उसे आईटी सेल का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाता? ये आइडेंटिटी रिलेटेड क्वेश्चंस है जो जब तक पार्टी से भी इस तरह का नहीं आएगा कि विमेन को आप आईटी सेल का चीफ बनाए या फिर विमेन को आप दूसरे किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन में जस्ट रेदर दैन द टोकन रिप्रेजेंटेशन दे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आने वाली बात है। ये सिर्फ ये नहीं है कि विमेन आती नहीं है इसके लिए विमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आई थिंक दैट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट और पुटिंग इट। स्टार्टिंग में पहले मैं एक बात कहूंगा कि पॉलिटिकल कंसल्टेंट एग्री करेंगे यहाँ पे कि हम लोग पैथोलॉजिस्ट नहीं है, हम डॉक्टर्स। फर्स्ट थिंग क्यों है, मैंने स्टेज पे जाते ही बोला था इलेक्शन तक काम नहीं करते, इलेक्शन के बाद भी सरकार के रेवेन्यू बनाने में भी काम करते हैं। आइडिया भी बताया था, ये नहीं बताया कैसे करते, बताया पूरी प्रोसेस को बताया। तो हम डॉक्टर्स हैं। दूसरी बात, अभी मैम कह रही है, सर कह रहे हैं, जिस प्रशांत किशोर जी के बारे में ये बात कर रहे हैं वही सेम कार्ड खेल रहे हैं दलित। और मैं एक कहानी बता देता हूं ना, बाइक रैली की स्टार्टिंग बक्सर से मिश्रा जी ने करी, उनकी बाइक की रैली प्रशांत किशोर जी ने रोक दी। ऑफिशियली कह रहा हूं, क्यों रोक दी? ताकि वो ना लगे कि उनका ब्राह्मण को सपोर्ट कर रहे हैं। राइट? अभी मैम ने कहा कि मेरे आधे फोन लगा सकता हूं स्पीकर पे, माइक पे सुनेंगे, आधे क्लाइंट्स फीमेल है, रात के 1-1 बजे तक साथ में काम करते हैं, उनके पति, मैं ऐसे 15 पॉलिटिशियंस जानता हूं कि पति घर में जाकर खाना बनाते हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। क्लियरली आई कैन चैलेंज यू। ओके, एंड 2 थिंग्स, आप जितना दूर देख पाते हो, जितना दूर गए हो, आपका इससे जरूरी नहीं है आपका अनुभव कि आप बहुत उम्र में बड़े हो गए हो, तो आपका अनुभव जितना दूर देख सकते हो, जितनी किताबें पढ़ सकते हो, जहां तक जा सकते हो, उतना ही बता सकते हो। तो अपनी कहानी सबकी कहानी नहीं हो सकती, मेरी कहानी सबकी कहानी नहीं हो सकती है। पर लाजमी है कि सेशन को मैं चाहता हूं कि प्लीज कुछ सवाल आए, क्योंकि ऑलरेडी मैं काउंट कर रहा था समय कि 15 में खत्म हो जाएगा, 45 आ गया, हम लोग बहुत लंबा बोल रहे हैं, सॉरी, माफी चाहूंगा। कुछ सवाल प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि आप लोग चाहते होंगे इंटरनली कुछ जानना जरूर। कुंदन से आपसे ये क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा है। हेलो सर, माय सेल्फ फादर फ्रूज सर, बाकी सर से सवाल है। दिस इज लाइक वी ऑल गेट द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट पानीपत वॉर 1520 तकरीबन 1520 26 Ibrahim Lodi to defeat it, and Ibrahim Lodi, Babur was invited, and once he defeated, Babur settled here, and now we see the Babur descendant is settling and ruling the India. So in that context, Jan Swaraj Party emergence, how you see among the political parties or among the peoples in Bihar? And the second question to the anyone can respond. The rise of digitalization has created a new community. That's different permutation and combination. In that context, how you predict or come with new tools to reach some like any upsurge in sudden moments before 2 days or 3 days of elections. So how you can, what type of tools you use to map that? Thank you. So Mr. Bapji, we will collaborate. So you please answer this one. So I think मैं पहला वाला आंसर देता हूँ, फिर सेकंड वाले में I think political strategy ज़्यादा बढ़िया आंसर देंगे। I don't agree with that analogy of war. पहले अभी जो I think खुशबू ने भी एक proper objection उसको raise किया था, पर हालांकि यूथ वाला बहुत ज़्यादा होता है यूज। पर प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी unfortunately I don't think they will be able to make any big dent because कार्यकर्ता नहीं है। बेसिक फंडा ये है कि जैसे जो यूथ क्लब में या फिर वो है वो कर्मचारी है, तो वो कार्यकर्ता और कर्मचारी में एक डिफरेंस होता है। तो एक प्रोफेशनलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन से आप अगर एम्प्लॉइज को बोलेंगे झंडा उठाने के लिए, तो उसकी लिमिट है, उसकी कुछ सीमाएं हैं और आई थिंक उन्हीं सीमितता की वजह से जनसुराज मूवमेंट को पार्टी बनने में अभी काफी टाइम है। हालांकि वो जो बाकी चर्चा वो सब कर रहे हैं, पर जब तक वो कार्यकर्ता नहीं आएंगे और कर्मचारी से बात थोड़ा ही आगे बढ़ेगी, उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अभी दैट इज मैं टूल्स की बात ज्यादा नहीं करूंगा, मैं एक बार एक और लाइन प्रशांत की जो मैं ऐड कर सकता हूँ। आप कार्यकर्ता जब
तनख्वाह देके रखोगे तो चुनाव नहीं जीत पाओगे। ठीक है, पूरे बिहार को अगर वहां पे कोई पॉलिटिकल कंसल्टेंट जा रहा है, उनको टीम नहीं मिल रही है, कारण ये है कि पूरे ही हायरिंग यूनिट ऐसी कर रखी है इतने लोगों की कि सेक्शनल यूनिट है ही नहीं, और आप कंसल्टेंट के मोड को खराब कर रहे हैं। मैं ये ऑफिशियली कह रहा हूं, होगा नहीं बहुत लोगों में कहने की गट, पर ऑफिशियली कह रहा हूं कि कंसल्टेंट की दुनिया को खराब कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। उनसे पहले बहुत लोग आए, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ काम करा। 2003 में कांग्रेस की पार्टी यूनिट पे काम कर रहे थे। उनसे मैंने सवाल पूछा कि आप प्रशांत किशोर की तरह अपनी ब्रांडिंग क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने बोला जरूरी है क्या? मुझे अपना काम पता है और काम के साथ मेरा कनेक्शन पता है, मुझे ब्रांडिंग करके लोगों को गुमराह नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जरूरत अपने आप तब हो जाएगी जब आप वो क्रिएट कर चुके होंगे। तो करेंटली इट्स नॉट। सेकंड, टूल की बात है सर, देखिए मैं एक ही जवाब दूंगा आपको टूल के सेक्शन पे। मैं कुछ पॉलिटिशियंस को जानता हूं जो हैशटैग के नाम से जाने जाते हैं, सर्च करना कर सकते हैं, हैशटैग लक्ष्य गंगा सेतु पुल आप लिखेंगे तो एक पॉलिटिशियन का नाम आएगा। तो टूल और कंटेंट का, टूल कोई भी यूज कीजिए, कंटेंट का एक बहुत बड़ा रोल है कैसे सोचते हैं। तो जो कंटेंट आप सोचते हैं, देखते हैं, अगर वो लोग अडॉप्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ देर पहले एक कलीग मेरी प्रिया कह रही थी, मॉरिशस में इलेक्शन हुआ, 2 बार के प्रधानमंत्री, 40 साल पुरानी पार्टी, और 30 दिन के वीडियो सीरीज में पूरा चुनाव खत्म और अगला आदमी एक भी सीट नहीं जीतता है, 60 में से 60 सीट हार जाता है। दैट इज कंटेंट गेम। रोज रात को 8 बजे लोग यूट्यूब में वेट करते थे देखने के लिए कि मुस्टैच मैन का शो आएगा। आप चाहे तो देख सकते हैं, ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है, मुस्टैच मैन मॉरिशस इलेक्शन यूट्यूब में मिल जाएगा। मैं फंडामेंटल राइट्स कमेंट करके बताऊंगा, एग्जांपल के साथ कोट करूंगा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि एथिकल चलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, क्लियर बात करते हैं तो आप देख सर्च कर सकते हैं। सो दिस इज कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है। वो स्वाइप अप कर सकती है अगर लोगों की मन की बात पढ़ लेते हैं तो। मन की बात बोलना नहीं है, पढ़ना है, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है? वो बहुत लंबा नहीं चलेगा, पढ़ोगे तो लंबा चलेगा, सुनोगे तो लंबा नहीं चलेगा। थैंक यू। Last 2 questions, right? There's one question to the consultant. Suppose that he basically consultant manipulate the social relationship of the society. So within society, there is a marginalized community. So for them, it's a bet to choose their emotions, to play with their emotions through data, particularly when women come. Okay. For them, it is very easy to spread the misinformation and convert into data. So for example, take example of Bilkis Bano. The Bilkis Bano example is, in that case, a particular consultant from a particular party, they use as an opportunity to gain the vote. So, in this context, as a political consultant, you have also personal relationship within the society. Suppose that you have a good relation with the Muslims and SC community, with the women. When you have family, you have a wife, sister, mother. So, how you cope up with these issues? How your ethics work? Second thing is, suppose that you are saying you are a doctor. Doctor give a solution of your problem, but as a consultant you create a mess. So I want to understand, how do you think? Yeah, please. Just one question. It was regarding voter mobilization topic. Just please hold on. We will come to you. Where? Okay. Okay. I'm sorry. Since the topic was voter mobilization, I just wanted to ask one very important question. कि जब हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात की, वुमेन वोटर्स को एक टारगेट ग्रुप लेते हैं, वुमेन वोटर्स, और वोटर मोबिलाइजेशन कैसे होता है मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। उत्तर प्रदेश की एक केस स्टडी लेते हैं जहाँ पे कांग्रेस पार्टी लाडली लड़की हूँ लड़ सकती हूँ करके एक कैंपेन चलाती है, मिजरेबली हार जाती है। वहीं बीजेपी लाडली बहना, प्यारी बहना और पता नहीं क्या क्या, और उसका रिजल्ट क्या होता है? एमपी, हरियाणा, राजस्थान, लोकसभा, दिल्ली
महाराष्ट्र, आखिर ऐसा क्या वोटर मोबिलाइजेशन का डिफरेंस ऑफ अप्रोच है इन दो तरीके की पार्टीज में या दो लोगों की आइडियोलॉजीज में? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? Very good question. The last question Thank you, everyone. Chintan, I really liked your presentation. Because you spoke for a very short time, if you can, for the benefit of audience, just elaborate with some example when you said that positive campaigns go a long way and negative campaigns are forgotten, and value-driven campaigns are a really good idea. So just like most of these people are young, so in last 10 years, can you give us like some example of a positive campaign with values fused into it? Thank you. Okay. Sir, एक question. अभी कल पूरा दिन है. So who would like to respond first? So I'll just quickly answer two of the questions yours also. So लड़की हूँ लड़ सकती हूँ and लाडली बहना, the why of these two campaigns are different. That's why I said why. लड़की हूँ लड़ सकती हूँ was about equality of gender. लाडली बहना was mostly an economic program, which was a direct to beneficiary transfer scheme. So the implications and impact of these two programs were very different when it comes to, even though it was related to women. So you getting 1,500 rupees in your bank account is a much higher driver to women's voter mobilization than somebody coming and telling you ये आगे हम कर सकते हैं with no proven track record of doing it in the past. Right? Sorry? Organization. Then all the other things come into play, and there are also these other issues that we have to look into. But that motivator, sometimes I believe the financial motivators are higher than say the gender motivators, which is a problem. I think we should address that as a society in general in the long run, is what I believe. Secondly, the question that you asked, the positive campaigns, we don't have to go really far. Modi's 2014 campaign was a very positive one. Vikas, Badlav, change, India going through a lot of corrupt practices, then he comes and promises change. Those are the positive sentiments. It was not about breaking or something like that. Sorry? 2024 Maybe 2024. As I again said, Barack Obama's campaign, yes, we can. There are a couple of Finnish and Norwegian campaigns that we can look into. Unfortunately, India there haven't been a lot of positive campaigns for many, many different reasons. Some of them were not quite well articulated or well run. For example, 2024 Congress campaign was decent, which got them 3-figure numbers in the MPs. Could have been better, but that was the execution problem, is what I personally believe. And I think you asked about the personal ethics, that how we cope up with this. Okay, we like to think of it as a profession and our personal life are two very different things, right? It's like actors. We can do any role that we want to do in a movie, but when we come out of that role, we have our personal and values, which we may not agree with that particular role that we did. So yes, in terms of profession, it's a very difficult spot to be in. Sometimes you really have to make decisions. Not everybody will be able to drop a client just because they don't agree with what the client is offering. But I'm seeing rising polarization of political consultants, like in the US or in the UK, in India as well, where most of the consultants are not politically agnostic anymore. They have their isms chosen, they have their clients, they favor a few clients over others, and clearly we are seeing slowly that shift. That right-wing ideology consultants are working with the right-wing parties and the left-wing are working with the left-wing parties. And then if you believe in that ideology or that ism, it's easier for you to kind of navigate through what kind of work that you're doing. Sorry, First thing, I will take your answer first. आपने मुझसे पूछा था कि आप डॉक्टर हैं. मुझे लगा ये सवाल आएगा, क्योंकि वहाँ बैठते ही मुझे समझ में आया कि ये सवाल यहाँ जरूरी है. आप एक बात समझो, जो मैं बहुत क्लियर नोट पे कह रहा हूँ. पॉलिटिकल कंसल्टेंट मेडिसिन ही देते हैं, ठीक है? जनता, पब्लिक, मैंने कहा था पहले स्टेज पे 35% डिसाइड कर चुकी थी किसको वोट करना, क्यों वोट करना नहीं डिसाइड कर चुकी होती. दूसरा पॉइंट, आपके पास
1000 ऑप्शंस होते हैं वोट करने के लिए। 1000 ऑप्शंस होते हैं मतलब आपके पास हर तरह का व्यक्ति होता है वोट करने के लिए, लेकिन आप सरकार बनाने के लिए खास पार्टी को वोट करते हो और फिर कहते हो कि पॉलिटिकल कंसल्टेंट ने हमें वोट कराया। पॉलिटिकल कंसल्टेंट ने उनको हेल्प किया जो अपने क्लाइंट को, और क्लाइंटल नोट पे इस पे सिनेरियो बताता हूं, जो भी एज अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट कहता है कि पैसा कमाते हैं इस बिजनेस से, वो सही काम नहीं कर रहा है। इस बिजनेस में पैसे नहीं है, सॉरी, मैं दूसरे बिजनेस से पैसे कमाता हूं, क्लियरली कह रहा हूं। ये हम बेसिकली एक सपोर्टिव नोट पे गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं ताकि उनकी पॉलिसी या क्रेडेंशियल में आगे काम कर सके, एक हमारा रिट्रीव कनेक्शन बन सके। पब्लिक हुज रिस्पॉन्सिबल, मैंने विजडम की बात की थी कि टोमेटो जब आप जानते हैं फ्रूट है, यू आर एजुकेटेड, लेकिन जब आपको मालूम है कि इसको हम फ्रूट सैलेड में नहीं खा सकते, आपका विजडम है। अगर आपका विजडम ये काम करता है कि उस जाति से नहीं लड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ दिन पहले एक भाई साहब ने कहा था बहुत सारे कास्ट ट्विटर बेस्ड बन गए, ग्रुप बने, फेसबुक ग्रुप बने हुए, क्यों जुड़ना है भाई? कभी एक साथ यहां बैठे लोगों ने जिसने सवाल पूछा, उसने एक वीडियो बना के फिर सोशल मीडिया में डाला, कहा मैंने डाला है, इसलिए मैं आप मत बोलना कि आपने डाला, मैंने डाला है, कि ये सब सिचुएशन से बाहर आते हैं। लेट्स सेट एंड टॉक, हम एजुकेशन की बात करते हैं। मैंने जेएनयू प्रोफेसर का एग्जांपल दिया, मैं बता देता हूं कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम और लिख लो, साइन कर देता हूं व्हाइट पेपर में, चुनाव नहीं जीतेगा क्योंकि उसको लोग बुला रहे हैं, एजुकेशन से भी कुछ भला नहीं हुआ। इट्स आवर विजडम हाउ इट वर्किंग। अगर आपका विजडम सही व्यक्ति को साथ देना चाहता है, आपके क्षेत्र में एक ऐसा भी नेता होगा जो मेहनत करता है, पार्टी ने टिकट नहीं दी, बहुत अच्छा आदमी है, उसको नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि भाई हमको तो सरकार जिसकी मेरी बनानी थी, हमको जिस कौम को, जिस जाति को सपोर्ट न कर दिया, तो इसका जवाब मेरे पास यही है। एक मैम ने सवाल पूछा, देखिए पॉलिटिकल कंसल्टेंट और ये जो योजना बहुत डिफरेंट है, मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस के पास इतने महिला कार्यकर्ता भी नहीं थे जिनको पूरा टिकट दे सके। आप पूछ रहे ना फेलियर क्यों था और क्या डिफरेंस था। एक एडल स्टार को दिया था उन्होंने 2 टिकटें, न्यूज भी आई थी, सर्च कर लेना, एडल स्टार तक को टिकट दिया था। उनके पास कार्यकर्ता तक नहीं थे। मीटिंग में 100 लोग जुट नहीं पाए थे उनके उस कॉन्फ्रेंस में, महिलाओं के, जो लोग मंच पे आके बोल सके। दूसरा सेक्शन जो है, 2 अलग अलग चीजें हैं। जब तक महिला कार्यकर्ता आप बेस पे लेके नहीं आएंगे अपने सेक्शन पे, तब तक लड़की हूं लड़ सकती हूं ऐसे कैंपेन लॉन्च करना बेकार है। क्योंकि आप कार्यकर्ताओं के बेस पे काम करो ना, आप लड़की हूं आप लड़ाकू लेकर आओ, तब बोलो लड़ाई होने वाली है। लड़ाकू लाए नहीं हो, केरल लड़ाई होने वाली है। आपके पास वॉरियर सही नहीं, लड़ने वाले हैं नहीं, तलवार नहीं, बंदूक नहीं, चीजें नहीं लड़ने वाले। एंड द लास्ट जो ये पॉलिसी है, पॉलिसी उन लोगों को अट्रैक्ट की जो लीडरशिप में नहीं है। कांग्रेस लेकर आई थी लीडरशिप की बात, और जो पॉलिसी है वो गिफ्ट है, जो हर पार्टी आजकल यूज कर, झारखंड पे भी अभी यूज किया गया था, मैया समारोह का 2500 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, और इस कंसेप्ट को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी आपकी गलती है। इज द कोलैबोरेशन ऑफ ईच अदर। हम यहाँ स्टेज पे बैठे, आप उधर बैठे, हम लोग अलग नहीं है। अगर हम ये मान ले विद द ब्लड वेन्स कि हमको साथ मिलके करना है, सॉल्युबल है। दैट्स इट, थैंक यू। Just one more thing I have to add. And another thing that why certain campaigns work and certain are not working. One thing as political consultants, academics over here, Afroji is here, we should bring into discussion this very important thing that's happening in India everywhere, election engineering. And the complications of a first past the post voting system in a multi-party democracy. The other day I was with a British scholar and we were discussing, and he was an expert in British democracy. He said the same thing, that we invented first past the post system because we had only 2 or 3 parties. And the idea was make the best person win. But when there are 17 parties contesting from different isms, and 16 of them are from one particular left to center or right to center ideology, and there are only 2 from a certain ideology, it's unfair on the other ideology's understanding. So I think in that sense, somewhere this needs to come into mainstream discussion in India, that what and how we can tackle this entire complicated system, because it's let's be politically agnostic. We really don't want to side with any party, but in the next 30 years or so, it will get more complicated as we go ahead. So I think if that should come into discussion is what I personally believe. One line I want to say, छूट गया था, sorry. आप संविधान की बात करते हैं, संविधान में लेजिस्लेटर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। आप एग्जीक्यूटिव बॉडी सवाल क्यों नहीं पूछते हो?
लेजिस्लेटर का काम नहीं है आपका नाली बनवाना, चिट्ठी लिखना। अगर आप संविधान को पढ़ोगे तो आप नेताओं से जितना खुल के सवाल पूछते हो और वो आपको जवाब देते हैं, आप किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी से पूछो और पूछने के बाद मुझे बताना, मैं नंबर ले लो, मुझे बताना कितना जवाब मिला। काम उनका है। The question you are asking is the work of executive body, वो इसलिए बनाई गई थी। प्रशासन नहीं है, डेमोक्रेटिक वर्क नहीं है, फिर भी हम यूजेबल नोट पे ला रहे हो। आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करते हो, करो क्या काम नाली बनाना नहीं है। इस एक्जीक्यूटिव बॉडी, यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति एग्री नहीं करेगा इस बात से कि आपने कभी अपनी एक्जीक्यूटिव बॉडी से सवाल पूछा कि आप उनसे मिल क्यों रहे हो। सो दैट्स द पॉइंट। जब तक इस देश में एक्जीक्यूटिव बॉडी से सवाल नहीं पूछा जाएगा, जब तक ये फॉर्मेशन एक ऑपोजिट पिरामिड स्टाइल में वर्क करेगी, तब तक हम कितना भी बात कर ले, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। क्योंकि आप एक्जीक्यूटिव बॉडी से सवाल पूछोगे, तिहाड़ में रहोगे, किसी जेल में रहोगे। सर एक क्वेश्चन मेरा एक वर्मा सर से। सर वो एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, आपने ये कहा था कि मोदी मॉडल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्मार्ट, आपने उसको कहा था और उसमें 4 एलिमेंट्स आपने बताया। इसमें आपने पहला बताया वर्चुअल और दूसरा इनोवेटिव कम्युनिकेशन, जिसमें मन की बात। तो क्वेश्चन ये है सर कि ठीक है, वो उनका स्मार्टनेस उनके अंदर है, वो अपनी चीज़ों को करते हैं, लेकिन 2014 के बाद हम इंडिया में देखें तो जीडीपी जो ग्राफ है वो दिन ब दिन डाउन भी हुआ, बीच में उसकी रिपोर्ट भी आई, और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। और फिर उसके अलावा भी हम मॉब लिंचिंग और रैशनलिज्म और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसे स्मार्टनेस का क्या मतलब, जो जिसकी वजह से आपका देश पीछे की तरफ बढ़ रहा हो। वर्मा जी पहले। मैं आपके इस प्रश्न का तो उत्तर नहीं दूंगा जो आपने इंफरेंसेस ड्रॉ किए, क्योंकि दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट एंड आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट टू वेल इनटू दैट। तो वो आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछिएगा कि व्हाट्स हैपनिंग। यहाँ जो मुद्दा है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को लेकर है, और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बात इस संदर्भ में हो रही है कि हाउ टू गेट इनटू पावर। उस पावर का आप यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, वो एक इथिकल इशू है जिसके बारे में अलग से आप एक कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सम में एग्री, सम में डिसएग्री, लेकिन जो बेसिक चीज है वो ये है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या कमिंग इनटू पावर या विनिंग पीपुल्स मैंडेट, विनिंग पीपुल्स कॉन्फिडेंस, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा था कि उनकी जो मन की बात है, मैंने पहले ही कहा था कि आप उनसे एग्री करिए, डिसएग्री करिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेसी मीन्स टू एग्री, लेट अस एग्री टू डिसएग्री, राइट? सो दैट्स राइट इज देयर। हम केवल इतनी बात कह रहे हैं कि जब पीपल को विन ओवर करने की बात आती है तो हमको ये समझना चाहिए कि आज अगर किसी भी एक से एक सिपोलॉजिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप पूछे कि क्यों 10% वोट शेयर मोदी का है। That's why Modi is being roped in each and every state, each and every constituency. Why should the Prime Minister be campaigning in so many other states? Let the Prime Minister campaign only for the country. But Prime Minister is being roped in each and every state. Why? Because he has created a connect with the electorate through his Man Ki Baat, where he doesn't talk politics. वो सब नॉन पॉलिटिकल बात करते हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि बड़ी अच्छी बात किसी ने सुबह कही थी कि भाई पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में पॉलिटिकल कंटेंट तो ये जरूरी नहीं है, ये हमें समझना है कि यू हैव टू कनेक्ट। और मुझे लगता है जब आप कनेक्ट होना चाहते हैं और जेन्युइनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिक्स की बात तो बिल्कुल दरकिनार कर देनी चाहिए। उसमें यू टॉक जस्ट पर्सनल एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग एंड दैट्स व्हाट आई कॉल मन की बात ए वेरी स्मार्ट पॉलिटिक्स। दैट इज वन थिंग। और एक मुद्दे पे आपने कहा था कि भाई आप इस प्रश्न का जरा उत्तर दे दीजिए। आपने पूछा था, सॉरी योर नेम आई प्रेस, प्रिया, आपने जो सवाल उठाया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ पे वोट क्यों नहीं मिलेगी। सर बस एक लाइन और ऐड करना है, हाँ, उसके बाद आप आंसर दे दीजिए। हाँ, दोनों ही जो प्रोग्राम्स थे या कैंपेन्स डिवाइस किए,
किसी पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स ने ही किए होंगे, राइट? कांग्रेस के लिए या इसके लिए दोनों ही वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड कैंपेन्स थे, राइट? एक वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड कैंपेन था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो फेल हो गया। एक वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन था लाडली बहना कि फाइनेंशियली एम्पावर करेंगे, वो पास हो गया। अब यहाँ पे गलती, एथिकल गलती किसकी है? उस वोटर की है जो उस तरह से एम्पावर नहीं होना चाह रहा है और फाइनेंशियली ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स को चुन रहा है वोट करते टाइम, या फिर उस पॉलिटिकल कंसल्टेंट की एथिकल वैल्यूज यहाँ कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं जो कि दे रहा है कैंपेन बना के, फिर भी वोटर उसको नहीं चुन रहा है। और जब नेता हार रहा है तो वो उस तरह के एथिकल पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स को कह रहा है गेट आउट, यू कम। सो इवन इफ अगर हाँ, तो आप प्लीज अब आंसर करिए। और आई थिंक इसका जो एथिकल क्वेश्चन था उसका भी आंसर बहुत से लोगों को मिला होगा। हाँ, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन उठाया और इस क्वेश्चन को हम लोग को थोड़ा सा गंभीरता से समझना चाहिए। इसमें न तो कंसल्टेंट्स का दोष है और न लोगों का दोष है, यह हमें समझना चाहिए। और एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहीं पे हम लोग गलतफहमी में जीते हैं कि स्लोगन से चुनाव जीते जा सकते हैं। स्लोगन से कभी चुनाव नहीं जीते जाते। आपको 5 दिसंबर 1989 की मैं याद दिलाता हूँ, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह को सौंपी थी। दैट वाज यूपी कैन नेवर फॉरगेट दैट, 5 दिसंबर 1989, याद रखिएगा इस डेट को। और उस डेट के बाद से आज तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कभी पावर में नहीं आ सकी। कभी इसकी वजह कांग्रेस को खुद अपने से पूछना चाहिए। एक बार की इत्तेफाक है, 2005 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुझे अपने 500-600 लोगों को ट्रेन करने के लिए बुलाया, जिसमें टॉप कैबिनेट मिनिस्टर से लेके और एवरीबॉडी वाज देयर, उनकी सरकार भी थी उस समय। और उन लोगों को मैंने केवल यही बात कही, मैंने पूरे दिन का उनको ट्रेनिंग दिया और मैंने देखा कि उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। इससे वेरी हार्श थिंग टू डू इन माय ओन लैंग्वेज एज ए टीचर। और उनको मैंने यही बताया कि हमें एक आदमी आप इस 600 लोगों से बताइए जिसने कि 1885 का फाउंडेशनल रेजोल्यूशन आपका कांग्रेस का पढ़ा है क्या? Not a single person in the entire band of 600 people raised hand के साथ उन्होंने अपना फाउंडेशनल रेजोल्यूशन पढ़ा हुआ है। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज से कनेक्टेड लोग भी होंगे, कि अगर आज भी कोई कांग्रेस का फाउंडेशनल रेजोल्यूशन 1885 का पढ़ दे, उसे किसी AK वर्मा, किसी प्रशांत किशोर, किसी की जरूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। केवल वो कांग्रेस का फाउंडेशनल रेजोल्यूशन 1885 का पढ़ के वो 11 पॉइंट इंप्लीमेंट करने के बाद। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप ये सोचें कि उसको जो है वो एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और लाडली बहना से वो जीत गई है, नहीं। आपको एक स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। उसमें पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसमें पार्टी का कॉर्डर होना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पे चुनाव लड़ेगी तो कौन बिलीव करेगा कि दे आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट? मैंने कांग्रेस पार्टी को बताया था कि भैया आप 543 सीटों पे क्यों नहीं सीट लड़ रहे हो? Winning or losing doesn't matter, but you are national party. लोगों को आप में ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है कि आप तो सरकार ही नहीं बना सकते भाई। आप जब कम सीटों पे लड़ोगे तो आप सरकार कैसे बनाओगे? आप ठीक है, बीजेपी ने भी तो कभी 2 सीटों वाली पार्टी थी, आज वो इतने सीटों वाली पार्टी है। व्हाई कांट यू हैव पेशेंस इन डेमोक्रेसी? इन कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपको हर समय क्यों सत्ता चाहिए? कभी आप अपोजिशन में भी रहने की कोशिश करिए, लेकिन अपना बेस तो बिल्डअप करिए। आप बेस बिल्डअप नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हमको जो है एक जुमला से, एक स्लोगन से हमको सत्ता मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इस चीज को अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि केवल लाडली बहना और केवल जो है दे आर ओनली टॉपिंग्स। देयर इज ए डीप स्ट्रक्चर, देयर इज एन आइडियोलॉजी, देयर इज ए प्रोग्राम which is the essence of winning and losing. These are only the toppings. Thank you. Thank you, sir. देशमुख सर। जबरदस्त जो मैं सुनना चाहता था सर, सर आपने वो बोला। I hope you got the answer for that question. इससे ज्यादा अच्छे से और कोई इस समझाने सकता है? नहीं, वो हम लोग बात करेंगे। I hope it will continue. That's the idea of this conference, right? लंबा हो गया है दिन, तो मैं थोड़ा किस्सा कोई पे ही खत्म करना चाहूँगा इसे।
दो दोस्त हैं हमारे जो टेबल के इस तरफ से पॉलिटिक्स के उस तरफ गए। एक पहले हुए जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने अपनी रिसर्च की इक्विटी, नॉलेज की इक्विटी, पॉलिटिकल इक्विटी, वो उस समय के जो सबसे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट थे प्रमोद महाजन जी, और उसके बाद में अरुण जेटली जी, उनको दी और राज्यसभा की सीट लेकर के वो अपनी जगह पे पहुंचे। एक ट्रांजिशन ये उनका दिखा। दूसरे वर्मा जी के और हमारे दोस्त हैं योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने नया वेंचर शुरू किया को फाउंडर की तरह, और जो मेजॉरिटी इक्विटी होल्डर था उसने उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी बेदखल कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने अपना दोबारा नया वेंचर शुरू किया। वो वेंचर नहीं चल रहा है, वो मर्जर एंड एक्विजिशन की प्रतीक्षा में है कि किसी तरीके से वो एक सिले तक पहुंचे। तो बेसिकली ये ट्रांजिशन जो है ये हमने 2 बार देखा, सीरियस लोगों का देखा, और एक सक्सेस के लेवल तक पहुंच गया। अगर आप पर्सनल सक्सेस माने तो जीवीएल सक्सेसफुल है, अगर आप वैसे बोलें कि वो राज्यसभा पहुंच गए। योगेंद्र जी सक्सेसफुल है, इतना बड़ा, चाहे जो भी हो अंजाम उनका व्यक्तिगत रूप से आम आदमी पार्टी में ना हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो खड़ा हुआ है इतना बड़ा, जो भी जैसे भी था। तीसरे फिनोमिना अब आ गए। मेरे ख्याल से शायद इस तरह के ट्रांजिशन का वो इकलौता नमूना है जिसने अपनी इक्विटी किसी एक के हाथ में नहीं रखी, और बड़े ही इनऑर्गेनिक तरीके से वो एक अलग एक्सपेरिमेंट की तरह से, मेरे लिए भी केस स्टडी है पीके। वैसे तो मैं थोड़ा सा नाराजगी ज्यादा थी हमारे एक पैनलिस्ट उनके खिलाफ। मैं नहीं मानता उनको इस तरह से कि उन्होंने इंडस्ट्री का या किसी का वो किया, प्रोबेबली इस इंडस्ट्री को इतना ग्लैमराइज करने में उनका बड़ा रोल रहा, मैं इसको इस तरीके से मानता हूँ। और एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कि क्या कोई चीज इनऑर्गेनिकली भी खड़ी की जा सकती है। इनऑर्गेनिक इन अ वे कि रैंक आउटसाइडर की तरह से आप स्ट्रक्चर को समझ के, स्ट्रक्चर के फ्लॉज को समझ के, और आप उस फ्लॉज को अपने लिए किस तरीके से एज एन एसेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बिल्कुल ही इनऑर्गेनिक तरीके से चीज को खड़ी कर रहे हैं। अब उसका कितना इम्पैक्ट होगा वो समय बताएगा। अब वो किंग बनते हैं, किंग मेकर बनते हैं, किस तरीके से बिहार की जनता उन्हें परसीव करती है, और बिहार अपने आप में फेनोमेना है। बिहार की पॉलिटिक्स समझना ये टेढ़ी खीर है, बिहार के वोटर को समझना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। बिहार का वोटर वो है जो आपको पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे ये बता देगा कि ट्रूडो क्यों हटाया गया और क्यों ट्रंप जीत गया। वो जयललिता के जाने के बाद में AIADMK का क्या हाल हुआ, बिहार सब बता देगा। और उतनी भी हर जगह पे अगर वो आदमी कोशिश कर रहा है तो एक्चुअली मैं उसकी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ, ऑनेस्टली हिम्मत की दाद दे रहा हूँ, विदाउट एनी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, विदाउट एनी पॉलिटिकल नेम, इन दैट वे कि उनके पिताजी दादाजी का कोई राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं था। सो ही इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, एंड ऑनेस्टली एज ए सेफोलॉजिस्ट मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है देखने में। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के कारण उसका इलेक्टोरल सक्सेस क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, वो एक अलग इशू है, बट मजा आएगा देखने में, और मुझे कतई नाराजगी नहीं है। कुछ लोग अपने परिवार के अंदर ऐसे खुरपेंची होने चाहिए, खुराफाती होने चाहिए, जो एक्सपेरिमेंट करते रहे। You know, it's like that on our side of the family of all the researchers. कुछ तो हो ना जिनको देख करके हमें भी लगे कि हाँ भाई हम भी जा सकते हैं। इशारा कर दिया यशवंत भाई ने कि हम भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप। हाँ, और इसी में बस मैं बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, और बस खत्म करते करते उसी बात पर बस मैं कहूँगा कि हमारी भारतीय सभ्यता में, हिंदुस्तानी तहजीब में हम कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी, और वो जैसे ही सास होती है तो वो भूल जाती है कि वो कभी बहू थी, और वो सास बन के वही सब करती है जो पैट्रियार्कल सोसाइटी उससे कराना चाहती है। वही हाल हमारे यहाँ है। अपोजिशन से जैसी सरकार में आते हैं आप भूल जाते हैं कि अपोजिशन ने क्या डिमांड की थी, सरकार हो जाते हैं। कंसल्टेंट से हम राजनीति में आते हैं,
हमारा रोल बदल जाता। मैं उम्मीद करता हूं इस डिस्कशन से कम पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की तो अहमियत बहुत साफ हो रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी अपने आप में एक प्रोफेशनल जॉब है, एंड देयर कैन नॉट बी ए प्रोफेशनल एक्टिविटी विदाउट एथिक्स। I hope they will consider it as not politically or ethically neutral. Thank you very much.